वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। आप भी अपना रिसर्च करिए इन्वेस्टमेंट से पहले। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी जैसा नाम से क्लियर है, एक एनबीएफसी है जो होम फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है। कंपनी की शुरुआत हुई 2010 के अंदर। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सॉल्यूशंस टू सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लो मिडिल इनकम ग्रुप, ये यहाँ पे एक कीवर्ड है, लो और मिडिल इनकम ग्रुप। होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन लोन ये कंपनी देती है। 13 स्टेट्स की 133 ब्रांचेस इस कंपनी की है। ये कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं भारत के होम फाइनेंस मार्केट के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा। अगर हम डेटा की तरफ जाएं तो 2024 तक ऑलमोस्ट $330 बिलियन का होम फाइनेंस का मार्केट था इंडिया का, जो कि 2029 तक आते आते लगभग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 से 25% CAGR होगा। तो ये मार्केट 2029 आते आते $562 बिलियन का हो जाएगा। अफोर्डेबल होम सेगमेंट भारत का 13 ट्रिलियन भारतीय रुपए, जिसमें से HFCs होम फाइनेंस कंपनीज 53% और बैंक्स अपनी ट्रेडिशनल लैंडिंग से 47% मार्केट शेयर रखते हैं। होम लोन से भारत का GDP 12.3% 2023 में, 2025 आते आते 13% और 2028 आते आते इसमें और 2% की इंक्रीमेंट ग्रोथ, 1.2% की इंक्रीमेंट ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है। 2011 में होम लोन एस GDP शेयर था 6.6%, 2024 आते आते 12% के ऊपर चला गया है, यानी ऑलमोस्ट एवरेज 12-13 सालों में हमने डबल कर लिया ग्रोथ को। HFCs का रोल कहाँ पे आता है? HFCs मतलब होम फाइनेंस कंपनीज जो ट्रेडिशनल लैंडिंग नहीं करते। फॉर एग्जांपल HDFC, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। ये कस्टमर से डिपॉजिट ले सकते हैं, उस पैसे को आगे लोन के फॉर्म में दे सकते हैं। NBFCs के साथ ऐसा नहीं होता। NBFCs आर दे आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनको कहीं से फंड रेज करना पड़ता है एंड देन ओनली दे कैन ग्रांट लोन्स। तो एक ऐसा देश जिसके अंदर 90% जो वर्कफोर्स है, 90% लोग जो काम करते हैं या कमाते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अनऑर्गेनाइज का मतलब जैसे सपोज़ कीजिए आप एक MNC में हैं, तो MNC में काम करने वाले को ऑर्गेनाइज सेक्टर माना जाएगा। इसी तरह अगर आप GST की सेल्स वाले बिज़नेस में हैं, यानी सपोज़ कीजिए आप टेक्सटाइल का काम करते हैं, टेक्सटाइल के सैम्पल्स बना के आप भेजते हैं और जिस दिन आप भेजते हैं उसको GST में बिल काट के GST में इनपुट वगैरह सारा GST वाली सेल्स आपकी है, तो उसको भी ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिनके लिए कोई ट्रेल नहीं होता अकाउंट का, जिनका मेजरली इनकम कैश में होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्त्री जो आपके घर पे काम करने आता है, ईंटों का घर बनाने वाला, फर्श पे काम करने वाला, या फिर रेडी वाले तो आजकल UPI से लेने लगे हैं। UPI की वजह से ये लोग काफ़ी एक तरह से फिर भी ऑर्गेनाइज नहीं कहा जा सकता या अनऑर्गेनाइज है, क्योंकि कल के अमाउंट का पता नहीं हमें। 60 साल के बाद हमें नहीं पता कि दिल बी ए फ्यूचर सोर्स ऑफ इनकम लाइक पेंशन और नॉट। सो देश के अंदर 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। लेबरर्स, वेंडर, शॉप ओनर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स, इस तरह के लोग अगर 90% है इस देश के अंदर, तो ट्रेडिशनल लैंडिंग बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि IT रिटर्न प्रूफ नहीं होते, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, फॉर्म 16 नहीं है, अकाउंट के अंदर सैलरी क्रेडिट नहीं है। इन सब जगहों पे जो एक वॉइड होता है वो HFC यानी होम फाइनेंस कंपनीज फिल करती हैं, और उसी में एक नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी। इसका एक USP है जो मैं रिसर्च करते हुए पढ़ रहा था, मैं बताता हूँ क्या है इसका USP। देखो, अब प्रॉब्लम जो होती है ना इसके अंदर, बेसिकली प्रॉब्लम इस सेक्टर में लैंडिंग में क्या होता है, जैसे मिस्त्री को लोन देने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है और उसका नुकसान क्या होता है मिस्त्री को। एक तो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, ITR, सैलरी स्लिप जैसा मैंने बताया। कैश बेस इनकम डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई। समझिए हम मिस्त्री हैं, मतलब या कोई बंदा मिस्त्री है, वो डेली अपना काम करता है, 500, 1000, 2000 अपने काम के हिसाब से 2000 रुपये का काम डेली में करता है, तो वो शाम को 2000 लेके चला जाता है। अब वो मेरे पास लोन लेने आता है, हिल टेल मी कि मेरी इनकम 60,000 है महीने की। ठीक है, उसकी प्रैक्टिकली इनकम 60,000 है, लेकिन मैं एज ए लेंडर सिक्योर होना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, कोई मेरी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, मैं मिस्त्री हूँ, मेरे को समझ भी नहीं है कि फाइनेंस कैसे काम करता है, ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, CAGR क्या होता है, मुझे नहीं पता, EMI क्या होती है। इसके अलावा जो मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मान लीजिए जो मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ वो कब्जे की है, उसका कोई टाइटल डीड नहीं है, पट्टा, हमारे यहाँ पट्टा बोलते हैं कि उसका कोई क्लियर पट्टा नहीं है, कोई क्लियर टाइटल डीड नहीं है, तो वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम होती है। सोसाइटी की ज़मीन काट दी, अब कोई कमर्शियल ट्रेडिशनल बैंक तो उस प्रॉपर्टी को लेने नहीं वाला, हमारे यहाँ सोसाइटी का पट्टा चलता है। तो उस सारी जगहों पे जो एक वॉइड फिल करती है, वहाँ पर ही बहुत हेल्प करता है HFCs, और मार्केट इज़ ट्रिमेंडस। ये मतलब पिछले 5-6 साल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे बहुत HFCs आई हैं।
मार्केट इज़ रियली ट्रिमेंडस। अगर आपके पास भी 50, 60, 100, 200 करोड़ पड़ा है तो यू कैन स्टार्ट इट। मैं बता रहा हूँ, तरीके हैं, वी विल एनालाइज इन द फ्यूचर वीडियोज़। कैसे करते हैं वो जाने देते हैं। जैसे हाँ, इसके अंदर एक बड़ी बात होती है कि जो HFCs होते हैं वो छोटे छोटे साइज़ का लोन देते हैं, वो भी मैं आपके साथ एनालाइज करता हूँ। चलिए, कमिंग बैक टू द कंपनी, असेट अंडर मैनेजमेंट जितने भी इनके लोन्स हैं वो टोटल 2024 तक का मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल ईयर 31/3/2024 का डेटा है। 9,698 करोड़ रुपए AUM असेट अंडर मैनेजमेंट है। ये कंपनी एंटिसिपेट करती है कि इनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 12,664 करोड़ हो जाएगा। ये एंटिसिपेट है। और अगर इसमें हम एक मॉडरेट ग्रोथ करें 10 से 15% की, तो 20% का CAGR ये कंपनी दे रही है, तो हम 20% की मॉडरेट ग्रोथ अगर लें तो भी ये 16,299 करोड़ 2026 में AUM ले आएगा। 2026 मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और 2027 में ये 20,000 करोड़ को पार कर जाएगी ये कंपनी NBFC। तो असेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, मैं बताना मिस कर गया, इस कंपनी के एनालिसिस अगर फाइनेंस का करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 21-24 के बीच में इन्होंने 33% का AUM CAGR किया है। AUM का मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, CAGR का मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। जो भी डेटा फाइनेंशियल ईयर 21 में था उस पर कंपाउंड करते करते 2024 का डेटा ये कहता है कि 33% की कंपाउंडिंग 4 साल में, 5 साल में हुई है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ईयर टिल डेट 23% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट नज़र आ रही है। 40,000 करोड़ का ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 30 आते आते AUM का टारगेट लेती है, यानी 2024 में 9,700 करोड़, करंट जो अभी जस्ट खत्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 12,700 करोड़, और 2030 आते आते 40,000 करोड़। तो कंपनी बहुत एम्बिशियस अपने प्लान को लेके। कंपनी ने अपने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसकी वजह से इसको एम्बिशंस कहा जा सकता है। बिजनेस मॉडल तो कोई खास नहीं है। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के आधार पे मैं आपको एक बात बताऊं कि कंपनी अपनी USP क्या बताती है। हाँ, कंपनी अपनी USP ये बताती है कि 2024 की 1157 करोड़ की इनकी इनकम हुई है, प्रॉफिट है, इनकम है 1157 करोड़, दैट्स नॉट प्रॉफिट। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5%, 95,512 एक्टिव कस्टमर्स, 306 करोड़ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और 3.8% रिटर्न ऑन एसेट्स। केयर की रेटिंग AA- स्टेबल, इकरा की रेटिंग AA- स्टेबल, INDRA की रेटिंग AA- पॉजिटिव। 88%, अब कंपनी अपनी बोस्ट क्या करती है USP को, ये देखिए 88% ऑफ लोन्स हैज़ विमेन एज ए बोरोवर। देखिए, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि महिलाएं पैसे को लेके बहुत कंजर्वेटिव होती हैं। कंजर्वेटिव इज़ द करेक्ट वर्ड। अपनी हेल्थ को लेके बहुत कम कॉन्शियस होती है लेडीज़। जेंट्स अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। पुरुष पैसे को लेके थोड़ा रिलैक्स होते हैं, इतना कंजर्वेटिव नहीं होते। लेडीज़ पैसे को लेके बहुत कंजर्वेटिव होती है। तो जब 88% ऑफ द लोन बोरोवर्स आर वुमेन फॉर दिस कंपनी, मुझे नहीं पता ये एग्जैक्ट डेटा ऑडिटेड है या नहीं है, लेकिन अगर कंपनी कहती है एनुअल में तो हम मान सकते हैं कि कोई इतना बड़ा गलत डेटा नहीं होगा। ये 88 ना भी होगी तो 70% भी अगर महिलाएं हैं बोरोवर, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है कंपनी के लिए। आप मान के चलिए NPA रेट इस कंपनी का बहुत कम होगा। 14% ऑफ AUM है विमेन एज प्राइमरी एप्लीकेंट। तो जो 88% है उसके अंदर विमेन एज ए को बोरोवर है, लोग ले लेते हैं। बट अगर महिला का नाम है तो यूजुअली वो लोन परिवार, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके वो लोन ले रहे हैं, तो उस लोन के ख़राब होने की संभावना कम है। 14% AUM कितना बताया मैंने आपको, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपये। इसका 14% कितना होता है, 1,400 करोड़ रुपये। 1,500 करोड़ रुपये का AUM महिलाओं एज ए प्राइमरी एप्लीकेंट है। ये बहुत बड़ा डेटा है कंपनी के लिए। 1249 इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, डेफिनेटली नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग। 29% वीमेन एम्प्लॉयज़, डेफिनेटली नॉट अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। इसके अलावा एक जो बूस्ट करते हैं ना, जो मैं आपको पहले कह रहा था कि कंपनी अपने बारे में एक चीज़ बूस्ट करती है, वो ये है कि एवरेज टिकट साइज़ एक हाउसिंग लोन का है 11.5 लाख। एक तरह से एक ट्रेडिशनल हाउसिंग लोन का पैकेट अगर 30 लाख है, एक माइक्रो फाइनेंस का पैकेट अगर 50,000 है, तो इन दोनों की एग्जैक्ट बीच की जो रेंज है 10 से 15 लाख वाली, उस रेंज में कंपनी काम करती है। मतलब कंपनी बहुत ही कंजर्वेटिव वे में आगे बढ़ रही है, ट्रेडिशनल बोरिंग बिजनेस में आगे बढ़ रही है। मुझे इस कंपनी में होप नज़र आती है। एक चीज़ जो बूस्ट करती है कंपनी वो ये है कि 89% लोन्स, 100 लोन अगर दिए तो उनमें से 89% लोन्स 48 आवर्स में सैंक्शन हुए। इनका टर्न अराउंड
टाइम इन्होंने बहुत सही रखा है। अब ये अचीव कैसे कर रहे हैं आई थिंक ये अचीव इस तरह से कर रहे हैं कि इन्होंने इन हाउस वैल्यूएशंस और इन हाउस लीगल ओपिनियंस एट्सेट्रा के लिए पैनल रखे होंगे, प्लस इन्होंने एप्लीकेशन ही तभी एनरोल की होगी जब बाकी चीज़ों से सेटिस्फाई हो गए होंगे। बट फिर भी अगर कंपनी कहती है कि 48 आवर्स में हमने 89% लोन सैंक्शन किए, डेटा इंप्रेसिव है। एक चीज़ जो कंपनी क्लियरली बोलती है कि हम अगर लोन देते हैं तो उन हाउस होल्ड को टारगेट करते हैं जिसकी 20 से 50 हज़ार की इनकम है। यानी कि एग्जैक्ट इंडिया का मिडिल क्लास अगर आप देखो तो एग्जैक्ट मिडिल क्लास यही है इंडिया का। इस समय का एग्जैक्ट मिडिल क्लास आप लोग 5, 10, 15, 20 लाख महीना कमाते होंगे, कुछ लाख के ऊपर भी कमाते हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाला है। एक मंथली हाउस होल्ड 20 से 50 हज़ार इनको ही ज़रूरत है ऐसे लोन्स की, और उसी के अंदर ये कंपनी काम करती है। ट्रिमेंडस स्कोप है इसमें अंदर। अभी भी मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप में HFC स्टार्ट करने की हिम्मत है तो आप कर लीजिए, बहुत पैसा कमाएंगे आप। CAGR 2017 से 2024 तक की ग्रोथ रेट अगर देखें 42% की ग्रोथ रेट, 42% की ग्रोथ रेट मेंटेन करना, वो भी सस्टेनेबल मॉडल के साथ, प्लस आपका असेट क्वालिटी शानदार होना चाहिए। अगर ये कर पा रहे हैं किसी भी तरह ऐसा, तो ये कंपनी विल बी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन इंडिया आने वाले समय में। 133 फिजिकल ब्रांचेस, 321 टच पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा नहीं है। 650 के आसपास इंडिया में डिस्ट्रिक्ट हैं। लगभग ये 600 ज़्यादा 300 फिर 50, 20% के आसपास ये अभी भारत के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं। 20% भारत के अंदर इनकी ब्रांचेस हैं, ऐसा मान सकते हैं रफली। 3.5 करोड़ डिसबर्समेंट पर एम्प्लॉय साल का, 79.5 करोड़ असेट अंडर मैनेजमेंट हर ब्रांच, नॉट बहुत ज़्यादा नहीं है। फंडिंग इन्हें उठानी होती है, वही जैसा मैंने आपको बताया, ये डिपॉजिट तो ले नहीं सकते कस्टमर का, तो फंडिंग उठाते हैं। ग्रॉस NPA इनका 1.7% है, 1.7% ग्रॉस NPA। ग्रॉस NPA क्या होता है, नेट NPA क्या होता है, छोड़िए। ग्रॉस NPA 1.7% है फॉर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, प्लस रिकवरी ऑप्शंस बहुत होते हैं। ये और बेटर हो सकता है। नेट NPA डेफिनेटली लेस देन 1% होगा, लेकिन 1.7% GNPA और कम हो सकता है। आई एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में शायद ये इस चीज़ पर ध्यान दें। 30 प्लस DPD यानी एक EMI मिस करने वालों की संख्या 2.8% है। DPD मतलब होता है डिलेड पेमेंट डिलिक्वेंसी। 2.8% लोगों ने अपनी 30 दिन की EMI मिस की है, यानी एक EMI मिस करने वालों की संख्या ऑलमोस्ट 3%, यानी 97% लोग अपना रीपेमेंट टाइम पे कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव, नॉट प्रॉब्लम। ग्रोथ की बात करें इस कंपनी की, 2010 में कंपनी बनी, प्राइमरी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का 2011 में, ऑपरेशन स्टार्ट हुए 12 में, नॉट इम्पॉर्टेंट। हम इसकी स्टोरी पकड़ेंगे 2017 से। ट्रू नॉर्थ एक्वायर्स मेजॉरिटी स्टेक, GIC को इन्वेस्ट विद ट्रू नॉर्थ GIC और ट्रू नॉर्थ ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया। सीरीज सी फंडिंग थी। 2017 में 847 करोड़ का AUM था, जो कि 42% की ग्रोथ के साथ अब 9,698 करोड़ है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। केयर रेटिंग BBB- से BBB+, केयर रेटिंग A-, इकरा रेटिंग, हाउ कैन यू हैव 2 रेटिंग्स, अच्छा डिफरेंट पैरामीटर्स पे। इकरा रेटिंग A+, ओके नॉट इम्पॉर्टेंट, ये मैंने कर लिया। अब मैं इनकी कॉन कॉल नहीं, ईयर बुक के मैंने एनालाइज किया 2024 की ईयर बुक में। तो मैंने ये पाया कि कंपनी का जो एनालिसिस है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, पेज नंबर 105, पेज नंबर 106, पेज नंबर 99, इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी इन डेप्थ डिस्कस कर रही है और अपने शेयर होल्डर्स को बता रही है कि कंपनी का फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है। कंपनी बताती है कि इंडिया के मॉर्गेज टू GDP 2010 में 6.7 था, 2025 में 13% एक्सपेक्टेड है, 2027-28 में इसमें और 0.7 से 1.2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंडिया के स्टेट वाइज मॉर्गेज टू GDP रेशियो कंपनी डिस्कस करती है। तमिलनाडु 11.8% है, तेलंगाना में 18.8% है, नेचुरली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बहुत पॉपुलेशन कनेक्टेड है। महाराष्ट्र में 23.2% इंडस्ट्रियल कैपिटल है, गुजरात में 14% है। सबसे कम जो मुझे यहाँ डेटा नज़र आ रहा है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अरुणाचल नागालैंड का 1.5% है। लेकिन यूजुअली हम लोग जब भारत की बात करते हैं तो सिर्फ सदर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करते हैं, सेवन सिस्टर्स की बात कम करते हैं। नागालैंड पॉपुलेशन कम है, नेचुरली कुछ लॉज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इजीली लैंड्स ट्रांसफरेबल नहीं होती हैं। तो नागालैंड और सेवन सिस्टर स्टेट्स को एक बार छोड़ के
नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 5% मुझे डेटा नज़र आता है। नेचुरल है, पहाड़ी इलाका है, सिंपल से लोग हैं हिमाचल वाले, तो वहाँ पर जीडीपी टू मॉर्गेज टू जीडीपी रेशियो 5% है। और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, विच इज़ 23.2%। डेटा हिमाचल नहीं है 5%, तेलंगाना उड़ीसा है 4.3%। उड़ीसा की भी बदकिस्मती है कि काफ़ी नेचुरल कैलेमिटीज़ एक्सेट्रा होती रहती है। एक पुअर स्टेट कहा जा सकता है उड़ीसा को, लेकिन समय के साथ यहाँ पे भी बेटर हमें नज़र आएगा। खैर, इस डेटा को शेयर करने का मतलब ये है कि कंपनी अपनी एयर बुक में लेवल की चीज़ें शेयर कर रही है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, और कंपनी बताती है कि इनका प्लान क्या है। फ्यूचर एक्सपेंशन भी उन्हीं स्टेट्स में ज़्यादा करने का ट्राई होगा जिन स्टेट्स के अंदर जीडीपी टू मॉर्गेज रेशियो हाई है। स्टेट वाइज पर कैपिटा इनकम कंपनी ये भी डिस्कस करती है कि कौन से स्टेट के अंदर डॉलर पीपीटी एडजस्टेड डेटा है पर कैपिटा इनकम का मार्च 23 का। 24 के अंदर डिस्कस किया तो नेचुरली मार्च 23 का करेंगे। आज की तारीख में भी बहुत ज़्यादा अंतर इनमें नहीं आएगा। दिल्ली 20,366, ये करोड़ है कि क्या है, सॉरी डॉलर है, ये डॉलर, हाँ, $20,366 पर कैपिटा इनकम पीपीपी, दिस इज़ एनुअल आई एस या। फिर उसके बाद हम तमिलनाडु का डेटा लेते हैं 13,104। सबसे कम इनकम वाले इलाकों में अभी नेचुरली मुझे उड़ीसा देखना है, $6,942 एनुअल पर कैपिटा इनकम है। उससे भी कम है, निराशाजनक वाली बात है, उत्तर प्रदेश 4,093, और उससे कम है बिहार 2,537। 7 सिस्टर स्टेट्स आर रियली नाइस। राजस्थान मेरा स्टेट 7,200 करोड़ पे, $7,200 पे, रियली पुअर। महाराष्ट्र 12,000 पे, गोवा 25,000, गोवा इज़ इम्प्रेसिव। तो भारत के अंदर अगर सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम अगर है तो वो मुझे यहाँ से डेटा सिक्किम का नज़र आ रहा है। ओके, ये सारी बातें कंपनी अपने एनुअल बुक में डिस्कस कर रही है। एक चीज़ और जो डिस्कस कर रही है जिस कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी है वो ये है हाउसिंग लोन ग्रोथ ड्राइवर्स। कंपनी अपने स्टेट एयर बुक में क्लियर कर रही है कि राइजिंग पॉपुलेशन 1990 में हमारी पॉपुलेशन 87 करोड़ थी, 2050 तक ये 1,67 करोड़ 167 करोड़ एंटिसिपेटेड है। राइजिंग मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स 2005 में 67 मिलियन, यानी 67 मिलियन 6 करोड़ 70 लाख ही होता है, खाली 7 मिलियन में 70 होगा तो 670 मिलियन 670 लाख, 6 करोड़ 70 लाख लोग 2005 में मिडिल क्लास थे, जो कि 2030 आते आते 30 करोड़ एंटिसिपेटेड है। मिडिल क्लास भारत का बड़ा है, काफ़ी लोग गरीबी रेखा से नीचे आए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन में आए हैं, लोअर इनकम ग्रुप से लोअर मिडिल क्लास के अंदर आए हैं। और अभी मिडिल क्लास के अंदर डेटा ये है कि 2018 के डेटा है कि 15.5 करोड़ 16 करोड़ पकड़ लेते हैं, 2030 आते आते 30 करोड़ एंटिसिपेटेड है। राइजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन 2010 के अंदर जो वर्किंग एज थी, वर्किंग एज आई थिंक 18 से ऊपर वालों को वर्किंग माना जाता होगा, 74 करोड़ लोग 2010 में वर्किंग एज में थे। वर्किंग एज आई थिंक 18 से 60 होना चाहिए। 2050 आते आते 111 करोड़ लोग इस वर्किंग एज के अंदर होंगे। न्यूक्लियराइजेशन, एवरेज हाउस होल्ड साइज़ 2010 में एवरेज हाउस होल्ड साइज़ थी 5, एक घर में 5 लोग एवरेज माना जाता था, माँ बाप 2 बच्चे और दादा या दादी में से कोई एक। जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरली करेक्ट। 2021 आते आते 4.6 हो गया। 2031 में भी 31 में भी एंटिसिपेटेड है कि 4.6 रहेगा, लेकिन इस बीच में लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है तो शायद न्यूक्लियर फैमिलीज और बढ़ेगी, जिससे घर की डिमांड बढ़ेगी। अर्बनाइजेशन 2010 में 31% था, 2031 आते आते 40% हो जाएगा। लो मॉर्गेज टू जीडीपी ऑफ इंडिया 2010 में 6.7% मॉर्गेज टू जीडीपी था, 2023 में 12 हो गया, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। राइजिंग पर कैपिटा इनकम 2012 में मीन पर कैपिटा इनकम 2,947 थी, यानी $3,000 पकड़ लीजिए साल की, जो 2031 आते आते $18,000 एक्सपेक्टेड है। तो कहने का मतलब, हाँ, एक इंपॉर्टेंट डेटा, साल 2000 में 13% जो खर्चे होते थे वो ऐसे होते थे जो नेसेसरी नहीं होते थे घर के अंदर। 13% खर्चे लोग अननेसेसरी खर्च कर लेते, बाहर खा लिया, या चलो गाड़ी चेंज कर ली, या चलो चश्मा खरीद लिया महंगा वाला, या कोई सोफ़ा अपग्रेड कर दिया, या अपनी वार्डरोब अपग्रेड कर दी, उस तरह की चीज़ें। 2030 में 40% इनकम को लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे करेंगे। तो ये था डेटा जो कंपनी अपने एनुअल बुक में डिस्कस कर रही है। अब कंपनी के एग्जैक्ट फाइनेंशियल डेटा एकदम शॉर्ट में मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। नेट इंटरेस्ट इनकम 2024 के अंदर ऑडिटेड थी 506 करोड़, 506 करोड़ ओनली, 562 तो नहीं हो सकती, 506 5,000 के आसपास
सीरियसली 506 करोड़ ओनली, काफ़ी कम है। 2025 में एक्सपेक्टेड है 634 करोड़ और नॉन इंटरेस्ट इनकम भी होगी ना। फिर 2026 में एंटिसिपेटेड 800 थे और 2027 में 1124। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 305 करोड़, हाँ 305 एग्जैक्टली। 2024 में 305 करोड़ था जो कि 2025 में बढ़ के 374 एक्सपेक्टेड है। 2026 में हम मॉडरेट ग्रोथ लें तो 496 और 2027 में 687, नथिंग इम्पॉर्टेंट। प्राइस टू अर्निंग 33.2, 20, 15, 38। ओके नहीं ये तो परसेंट चेंज ईयर ऑन ईयर है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 2024 में एंटिसिपेटेड 30, अगर हम उसी सेल्स फिगर और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 25.5, फिर 22 और फिर 15.9, ये मॉडरेट फिगर है। डिविडेंड यील्ड 0.2 डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, वैन इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। एक बात यह है कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को अपनी एडिकेसी दिखानी पड़ती है कि ओके इट्स ऑल गोइंग टेक्निकल, डोंट वरी। कंपनी फंडिंग रेज कर रही है। फंडिंग रेज करने के 2-3 तरीके होते हैं। हाई रेट पे फंडिंग रेज करना उस कंपनी को होता है जिसकी रेटिंग्स ख़राब होती है, जिसका बिजनेस मॉडल ख़राब होता है, रेवेन्यूज़ कम होते हैं। जिन कंपनीज़ का सब कुछ ऑर्डर में होता है, जिस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छी होती है, उनको कम रेट पर फंडिंग मिल जाती है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग उनका कम होता है। आई थिंक मैंने 1-2 दिन पहले भी वीडियो बनाया था आवास आधार हाउसिंग फाइनेंस पे, उसका कॉस्ट ऑफ फंडिंग 8.7% था। नेचुरली एक HFC का कॉस्ट ऑफ फंडिंग यही है, 8 से 9 के बीच या 7 से, मेजरली अगर बड़ा गैप ले तो 7 से 9% के बीच कॉस्ट ऑफ फंडिंग है। इस कंपनी की भी कॉस्ट ऑफ फंडिंग यही है। बाकी तो समय के साथ आप कंपनी को ऑब्जर्व करते रहिए। कोई नेगेटिव न्यूज़ मुझे ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं हुई कंपनी के बारे में। करंट शेयर प्राइस कंपनी का मैं देख नहीं पाया, नहीं मैं देख पाया था 1100 समथिंग इस कंपनी का प्रेजेंट शेयर प्राइस है। फ्यूचर एस्पेक्ट अच्छा है, कंपनी ग्रोथ करेगी। भारत का HFC मार्केट बहुत अच्छा है। मेरे को एक चीज़ जो इस कंपनी की शानदार लगी वो है कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कंक्रीट डिस्कशन किया हुआ है। ऐसे नहीं कि बनाने के लिए एनुअल रिपोर्ट बना दी, दे मीन बिजनेस, मेरे को ऐसा नज़र आता है एनुअल रिपोर्ट पढ़ के। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू, गुड नाइट।